नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद CGPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और MCQ सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र। आई होप आप सभी रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि प्रीवियस वीक में मैंने आपको ये टॉपिक दिया था। हर वीक मैं आपको टारगेट दूंगा कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा टॉपिक तैयार करना है और उसके MCQ हम करने वाले हर सैटरडे। टाइम में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। हर शनिवार शाम को 7 बजे आपको MCQ मिलेगा। 6 बजे के बदले हमने टाइम जो है शाम को 7 बजे शनिवार, ध्यान रखिएगा, टाइम शनिवार शाम को 7 बजे कर दिया है। चलिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जैसा कि छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। ओके, उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ये हमारा CSET का कोर्स आया है जिसमें कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग हम कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। 599 प्राइस है 26 मई तक, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगी और आज आखिरी दिन है 10% डिस्काउंट का। अगर आप आज परचेज करते हो रात के 12 बजे तक तो 10% एडिशनल इस पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक विद कॉन्सेप्ट, विद शॉर्ट ट्रिक, विद PDF, सारी चीज़ें देने वाले हैं पूरी तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको क्लास में मैंने बताया था। अगर मैं एक और ऑप्शन दे देता यहाँ पर बलरामपुर, एक ऑप्शन और ले लीजिए, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बलरामपुर। ठीक है, इस 5 ऑप्शन के साथ अगर आपको बनाना होता प्रश्न, या फिर कोई एक ऑप्शन ना दे के बलरामपुर होता, तब आप क्या सोचते, देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन और इसका आंसर आने लगा है। सबसे पहले जवाब दिया मिथिलेश ने, फिर धीरज ने, साकेत ने, दिलीप ने और प्रीति कर्माकर ने ई कहा है, भूपेश, मतलब लगभग ज़्यादातर लोगों के आंसर डी आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने ऑप्शन ई दिया, बहुत सारे लोग इसमें फंस गए, बलरामपुर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, धारवाड़ शैल समूह बोला है तो मुख्य रूप से ये मिलता है बस्तर में। ठीक है, लेकिन इसकी चिल्फी सीरीज भी देखी थी हमने, चिल्फी घाटी सीरीज हमने देखी थी, इसकी याद करिएगा, क्लास में मैंने बताया है। और चिल्फी घाटी सीरीज चिल्फी घाटी में होने के साथ साथ ऊपर बलरामपुर में भी मिलती है। कहाँ मिलती है? ऊपर बलरामपुर में भी मिलती है। क्लियर? रामानुजगंज तहसील बताया था मैंने आपको, तो रामानुजगंज बलरामपुर के अंतर्गत धारवाड़ सीरीज पाई जाती है, चिल्फी सीरीज ही है। तो बलरामपुर आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें पाया जाता है। क्या बोला है? विस्तार नहीं है बोला है, तो बिल्कुल आंसर होगा कोरिया। ठीक है, बाकी भानु प्रतापपुर मतलब कांकेर बिल्कुल पाया जाता है, दंतेवाड़ा में भी पाया जाता है, कवर्धा में भी पाया जाता है, जैसे मैंने बोला चिल्फी घाटी सीरीज कवर्धा के अंतर्गत। ठीक है, वही चिल्फी घाटी सीरीज बलरामपुर में भी मिलती है, इस कारण बलरामपुर भी आंसर नहीं होगा। तो कहाँ नहीं मिलता धारवाड़? कोरिया जिले में धारवाड़ का एक्सपांशन नहीं है। क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं है बोलो। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, डी। कौन बी बोल रहा है भाई? बी में तो मिलेगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देते चलूंगा, डिटेल में मैंने क्लास में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, कैमरा सही है इधर? बिल्कुल। चलो बीच बीच में कैमरा भी चेक करते चलूंगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, छत्तीसगढ़ के पार्टों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताइए। पार्ट प्रदेश है, मतलब अलग अलग पार्ट है। स्थानीय भाषा में पठार को पार्ट बोलते बताया था मैंने। पूर्व से पश्चिम जमाना है, पूर्व किधर? इधर है। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर की तरफ आपको आगे बढ़ना है, इधर से शुरू करते हुए इधर की तरफ आगे बढ़ना है। ये पूर्व से पश्चिम क्रम है। जैसा कि आप अलग अलग पार्ट प्रदेश देखते हो, जशपुर पार्ट, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, लसुन पार्ट, पंडरा पार्ट, मैन पार्ट, है ना, तो उनको जमाने बोल देता है। और उसमें से मुख्य 4 ये सामने आपके लिखे हैं। आपको पूर्व से पश्चिम जमाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम मैप लेते हैं, ठीक है, मैप में हमको सबसे पूर्व में जशपुर दिखाई देता है, फिर जमीर दिखाई देता है, फिर जारंग दिखाई देता है और फिर मैनपाट दिखाई देता है। लेकिन इसका आंसर CGPSC के द्वारा कुछ और लिया गया था और इस आंसर के अनुसार सबसे पहले होता है जमीर पाट, पहले नंबर पे पूर्व दिशा में। आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे ना, तो सबसे पूर्व में जो मिलेगा वो मिलेगा जमीर पाट, अकॉर्डिंग टू CGPSC। ये मेरे हिसाब से नहीं है, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू CGPSC आयोग के द्वारा है ये लिया गया आंसर। अब उन्होंने क्या आधार रखा? कौन ऑफिसर वहां घूमने गया था जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और उसने ऐसा देखा? मुझे नहीं पता। CGPSC ने जो आंसर लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पड़ेगा जमीरा पार्ट या जमीर पार्ट, दूसरे नंबर पे पड़ेगा आपका जारंग पार्ट, तीसरे नंबर पे इसने ले लिया है जशपुर पार्ट,
जबकि हमको मैप में जशपुर पार्ट सबसे पूर्व में दिखाई देता है और 4th नंबर में सबसे लास्ट में पड़ता है मैन पार्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैन पार्ट सबसे सबसे ज्यादा पश्चिम में पड़ता है। क्लियर? तो आंसर सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया था ए। ठीक है, सीजीपीएससी के द्वारा आंसर ए लिया गया था दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सीजीपीएससी या आयोग के इस आंसर लेने के पीछे क्या तर्क था, क्या आधार था, ये हमको नहीं पता। ठीक है, अगर मैप से एनालिसिस करें और कुछ सोर्स में भी पहले जशपुर पार्ट आता है पूर्व की तरफ, फिर जमीर आता है, फिर जारंग आता है, फिर मैन पार्ट आता है। ओके, ये आंसर मैंने कैसे बताया भैया? आयोग ने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल है, मैं कौन होता हूं? आयोग ने बता दिया, तो आंसर ए ले लिया हम। इधर आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्लास में मैंने दोनों के हिसाब से बताया था भाई, आगे भगवान की मर्जी और सीजीपीएससी की मर्जी, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? बताइए, हाँ या कभी नहीं, अधिकतर नहीं, या फिर कभी कभार। ये कभी भार नहीं है, कभी कभार है। ठीक है, बताइए आंसर बताइए। पर्वतों की स्थिति का छत्तीसगढ़ में वर्षा वितरण में प्रभावित होता है क्या? बोलिए। तो ज़्यादातर लोगों के आंसर जो है ए आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के जो आंसर है वो ए आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ पर्वतों की स्थिति से वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। और बिल्कुल इजी आंसर है, जी हाँ, पर्वतों की स्थिति, किसी भी क्षेत्र की पर्वतों की स्थिति वर्षा को प्रभावित करती है। मतलब जिस क्षेत्र में पर्वत होंगे वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, नेचर का रूल है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे जब कोई भी नम हवा पहाड़ से टकराती है तो वो ऊपर उड़ती है तेजी से और उसका संघनन भी तेजी से होता है। ये सारा रीजन मैंने बताया हुआ है जलवायु वाली क्लास में। जो भी क्षेत्र पर्वत के पास होगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा होगी। ठीक है, क्लियर है? हर एक जलवायु का मतलब हर एक क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, मैदान की स्थिति, इन सब पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, चलो आगे बढ़े। किसी को आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा बताइए। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार जैसे मैं ऑटो फोकस मैंने ऑफ रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग वाले कैमरे की बात कर रहा हूँ, बट कई बार वो फोकस ले ही लेता है, कुछ भी ब्लर हो जाता है, और तो थोड़ा सा वेट करिएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं देख ही रहा हूँ। क्लियर है क्या? बीच में अगर ब्लर हो जाए तो थोड़ा सा रुकिएगा, वेट करिएगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ऑटो फोकस मैंने ऑलरेडी ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर ए आएगा, ना कि बी, सी या डी। 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा बोल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, 150 तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, एक बार आयोग ने 1300 से 1325 mm भी लिया है। mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेंटीमीटर से कन्वर्जन मिलीमीटर में होगा तो एक शून्य बढ़ जाएगा, मतलब एक डिजिट बढ़ जाएगा। इसको हम 130 से 132.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आंसर ये लिया गया है और ज्यादातर माना जाता है 120 सेंटीमीटर। तो मतलब रेंज क्या हो रहा है? 120 से 130 सेंटीमीटर के आसपास छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा मानी जाती है। एकदम एक्यूरेट नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, अंतर देखो बहुत ज़्यादा है, कभी भी एक्यूरेट नहीं पूछेगा। 120 से 30, 135 तक भी जा सकते हो औसतन वर्षा को लेते हुए। एकदम क्लियर रीजन एकदम क्लियर क्या? ये भी आंसर लिया जा चुका है, ये भी आंसर लिया जा चुका है। mm पूछेगा तो 1200 भी बोल देगा, 1200 mm मिलीमीटर। क्लियर? ठीक है, ध्यान से देख लेना। खैर वैसी बात कोई दिक्कत नहीं है, देगा तो पूरा सेंटीमीटर में, और mm में देगा तो वो भी पूरा देगा mm में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? वर्षा छाया क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं, रेन शेडो एरिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेन शेडो एरिया,
ठीक है क्या? रेन शेडो एरिया, जहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, बताइएगा। जशपुर क्षेत्र बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, आंसर हटा दीजिए। मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग, और एक है मैकल श्रेणी का पश्चिमी भाग, और कांकेर क्षेत्र तो होगा नहीं, बस्तर के अंतर्गत है, तो वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। अब यहां पर बात आ गई बी और सी में कौन सा होगा, ठीक है? तो यहां पर हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। आप एक चीज समझिए, छत्तीसगढ़ के हम पश्चिमी भाग की बात करें तो ऐसा मैकल फैला हुआ है, अरब सागर की शाखा इस तरीके से आती है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब यहाँ पहाड़ है और अरब सागर की मानसूनी वर्षा या शाखा इधर से आ रही है, ये पश्चिमी भाग है मतलब वेस्ट है, ये पूर्वी भाग है मतलब ईस्ट है, पर्वत के इधर तरफ तो वर्षा करेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहाड़ है तो अरब सागर की शाखा इधर क्रॉस नहीं कर पाती, और इसी कारण जो पूर्वी भाग है मैकल का, वो वर्षा छाया क्षेत्र हो जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्व भाग, ना कि पश्चिम भाग। तो यहां आंसर होगा बी। यहां आंसर क्या होगा? बी होगा। ये रीजन मैंने बताया, ये मैकल इधर से आ रही है, अरब सागर की शाखा वर्षा कर रही है पश्चिम की तरफ, पूर्वी की तरफ आ रहा है क्या? रेन शेडो एरिया। एकदम क्लियर, बी आ गया आंसर, सी नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलत आंसर भी दे देते हो, यहां पर सीखो, बस नॉलेज गेन करो, टेस्ट करो अपने आप को। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं, तापमान कह रहा है, ठीक है? तापमान बोलो, जलवायु बोलो, एक ही मतलब है। आगे बढ़े, देखो छत्तीसगढ़ के तापमान, जलवायु जैसा बोलना है, अल्टीमेटली तापमान जो टेम्परेचर एक फैक्टर है जलवायु का, क्लाइमेट का, ठीक है? तो यहाँ पर तापमान शब्द से चिंता नहीं करना है, इसको जलवायु भी ले सकते हो। किस प्रकार की जलवायु है? किस प्रकार की जलवायु है? तो देखो, आपको बार बार बताते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का वो हिस्सा जो कर्क रेखा और उसके नीचे और मकर रेखा के बीच में, एक बात और देखो, भारत का वो हिस्सा ऑब्वियसली वो भूमध्य रेखा के ऊपर है भारत, ये भूमध्य रेखा ऊपर, ये भारत, यहां पर कर्क रेखा, ठीक है? 23.5 अंश। तो मैं कहना चाह रहा था, जो भारत का हिस्सा कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में आता है, मतलब ये पेनिनसुलर पोर्शन, यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु बोलते हैं, ठीक है? और चूंकि मानसूनी प्रकार की जलवायु भी है, तो एक साथ क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मैं कहना चाह रहा था, भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, इसके बीच का क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत इसी के बीच में आता है ज्यादातर हिस्सा। तो भारत की जो जलवायु है, ज्यादातर हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून। तो एक तो ऑप्शन अ वाला सही है। उसके अलावा शुष्क मानसून लेते हैं क्या? जी नहीं, शुष्क मानसून नहीं लेते। शुष्क उप आर्द्र लेते हैं क्या? शुष्क मतलब होता है ड्राई, शुष्क मतलब होता है ड्राई, उप आर्द्र मतलब होता है मॉइस्ट। आर्द्र मतलब क्या होता है? मॉइस्ट, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शुष्क आर्द्र प्रकार का है, शुष्क आर्द्र या शुष्क उप आर्द्र प्रकार का भी है, ठीक है? तो अ और स सही है। उत्तरी शीत, बिल्कुल उत्तरी शीत नहीं है, गलत है। तो अ और स वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, एक बार नाम मैं ले देता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल। साकेत, सागर, संध्या, प्रीति, नकुल, दिलीप, C7, प्रियंका, कमल, प्रीति, मिथिलेश, केशव, आस्था, राजेश्वरी, भूपेश, आरती, लकी लकी लकी, 3 बार नाम लिखा है उसने, 3 बार जवाब दिया मतलब। नितेश, तारा, पंकज, तुलेश्वरी, लता, पिंकी, देव, प्रीति, अच्छा प्रीति के नाम बहुत बार आ गया, ठीक है? लकी और लकी फिर से, ठीक है? लकी रिटर्न। चलो क्लियर है क्या? तो कभी भी पूछे छत्तीसगढ़ की जलवायु या भारत की जो पेनिनसुलर पोर्शन, इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, उसकी जलवायु हमेशा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के होने के साथ साथ शुष्क उपार्द्र मानी जाती है। शुष्क भी है, ड्राई भी है, और थोड़ी सी मॉइस्ट भी है। क्लियर?
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मई महीने में, ध्यान रखिएगा, उसका कारण पूछ रहा है आपसे। सीजीपीएससी 2018 प्रश्न, सीजीपीएससी मई नहीं, मई महीने में उष्णकटिबंधीय, हाँ 2018 प्रश्न, बताइए। पहला बंगाल की खाड़ी, बांगल लिखा वो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, बी ऑप्शन है, सी स्थानीय तापांतर है, और डी है उत्तरी पूर्वी हवाएं। बताइएगा, देखते हैं। अब यहां पर कोई भी एक मत नहीं रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन को विलोपित कर देना चाहिए था, लेकिन सीजीपीएससी ने आंसर अनफॉर्चुनेटली ले लिया, और आंसर ले लिया पश्चिमी विक्षोभ। समझिए, यहां पर मई महीने की बात कर रहा है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है। पहले समझिएगा कौन सी ऋतु की बात कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु की। पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब यहां पर पूरा भारत के क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सागर वाले क्षेत्र की बात करें तो रिस्पेक्टिवली थोड़ा ठंड है वहां पर। ठंड मतलब ठंड नहीं बोलूंगा, वहां की जो जल है, सागर का जो जल है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहां पर जल जो है रिस्पेक्टिवली ठंडा है जमीन से। तो भैया पहली बात तो एक है कि यहां पर अभी ना पश्चिमी विक्षोभ का कोई रोल नहीं है, और सीजीपीएससी के द्वारा यही आंसर ले लिया गया था अनफॉर्चुनेटली। ये बिल्कुल गलत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ आंसर नहीं आएगा। अब एक चीज समझना, यहां पर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला साइक्लोन जो है वही मई महीने में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करके वर्षा करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, सही है, ये ऑप्शन भी सही है। और ये जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, थल में, लैंड में जब प्रवेश करता है उसका कारण होता है स्थानीय तापांतर। उसका कारण होता है स्थानीय तापांतर। तो ये दोनों आंसर सही थे। इस बीच में प्रश्न को हो जाना चाहिए विलोपित। सीजीपीएससी ने क्या किया, भैया दो आंसर है, छोड़ो मैं तीसरा ले लेता हूं बोल के पश्चिमी विक्षोभ ले लिया। ऐसे तो हमारे महाशय, समझ रहे हो बात। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मई महीने या ग्रीष्म ऋतु की बात करेगी, चक्रवात से वर्षा होती है। चक्रवात कहां से आएगा छत्तीसगढ़ में, बंगाल की खाड़ी से आएगा। बंगाल की खाड़ी से जो थल स्थल में प्रवेश कर रहा है चक्रवात, उसका कारण स्थानीय तापांतर है। तो चक्रवात के कारण हो रहा है, और स्थानीय तापांतर की वजह से वो लैंड में प्रवेश कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछोगे तो आएगा स्थानीय तापांतर, लोकल हीटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, लोकल हीटिंग ग्रेडियंट, लोकल हीट ग्रेडियंट। क्लियर है। क्या हो गया, वर्षा होती है उसमें तो विक्षोभ से, अरे शीतकालीन होती है विक्षोभ से भाई साहब, ठीक है। चलिए क्लियर। तो ज़्यादा पूछे तो स्थानीय तापांतर रीज़न है, ये भी रीज़न है। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से विलोपित होना था। सीजीपीएससी ने क्या आंसर ले लिया वो भी मैंने बता दिया, और दोनों जो सही है उसका रीज़न बता दिया, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है वो भी बता दिया। आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वजह से होती है। अब देखो यहाँ लिखा है शीतकालीन वर्षा, क्या लिखा है, शीतकालीन वर्षा। यहाँ पर अब बात हो रही है विंटर की, यहाँ पर बात हो रही है विंटर की, शीतकाल की बात हो रही है। क्लियर है। तो यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, सीजीपीएससी को भी आई होप कोई डाउट नहीं होगा। शायद मेरे ख्याल से वो स्थानीय तापांतर आंसर नहीं लेगा, मैं उम्मीद करता हूं। पता चला सीजीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आंसर तापांतर ले लिया विंटर के लिए। नहीं, इसका आंसर किसी को कोई डाउट नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गर्त या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। गर्त मतलब होता है डिप्रेशन, गर्त मतलब होता है इंग्लिश में डिप्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, इसको वेस्टर्न डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या। ये पूरा कॉन्सेप्ट है गर्त वाला डिप्रेशन किसको बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा मिलता जुलता, ठीक है। लौटते हुए मानसून से नहीं होगा, सर्वाधिक वर्षा बोल रहा है। ज्यादातर जो शीतकालीन में वर्षा होती है वो पश्चिमी गर्त से होती है, ना कि लौटते हुए मानसून से। लौटता हुआ मानसून अक्टूबर में आता है, अक्टूबर और शुरू के नवंबर में छत्तीसगढ़ से निकल जाता है, टाटा बाय बाय। शीतकालीन वर्षा जो होती है हमको दिसंबर में और जनवरी में भी देखने को मिलती है,
तो उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ, ना कि लौटते हुए मानसून से। क्लियर। और एक और बात, अगर पूछ दे कि मानसून के अंत के पश्चात जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है 10%, 90% मानसून में हो जाती है, वर्षा ऋतु में हो जाती है ना 90%। सुन लो ध्यान से, 10% मानसून के बाद आने वाले बाकी समय के लिए होती है, जितनी भी वर्षा होती होगी उसके 10%। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ना कि लौटते हुए मानसून से। ठीक है, ये मैं उस वर्षा की बात कर रहा हूं जो वर्षा ऋतु के अलावा अन्य समय पे होती है। एकदम स्पष्ट है कि नहीं है, बोलो जल्दी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, अरे है नवंबर भी जी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा वर्षा किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ। तो दोनों ऑप्शन में तो कौन सा लोगे, बोलो। लौटते हुए मानसून से भी होती है, नवंबर भी शीतकाल है, अक्टूबर को भी ले लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा वर्षा मैंने बोला है पश्चिमी विक्षोभ से होता है, तो आंसर कौन सा लोगे आप, पश्चिमी विक्षोभ से ना। और अगर किसी को मन करे तर्क करने का, तो सीजीपीएससी जब क्वेश्चन देगा तो तर्क करके क्या कर देना, लौटता हुआ मानसून, और फिर पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन गलत है। समझ रहे हो बात। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, बोलो। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करता है, बंगाल की खाड़ी के अवदाब पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। किसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, जलवायु के संबंध में स्टेटमेंट दे रहा है सर। ठीक है, तो सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है क्या, चलो देखते हैं आगे। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, देखते हैं आगे। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से, सेंटीमीटर क्यों है, सेंटीमीटर हटाओ यहाँ से। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता, ये तो सरासर गलत है। रायगढ़ चले जाओ, अभी पता चल जाएगा, चांपा चले जाओ, पता चल जाएगा गर्मी क्या होता है अभी, बिलासपुर चले जाओ, ये ऑप्शन तो पहले मैंने फेंक दिया हटा के, एकदम बेकार। बाकी ये दोनों में डाउट आ रहा है, लेकिन ये जलवायु प्रभावित करने के उतने बड़े कारक नहीं है, जलवायु प्रभावित नहीं करते, प्रॉपर जलवायु प्रभावित एकदम ज्यादा नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब यहां पर पहाड़ है तो वो मानसून ठीक है अट्रैक्ट होगा, वर्षा भी होगी, क्लियर है, लेकिन मानसून के आगमन का कारण पहाड़ नहीं है, बात समझ रहे हो। तो पहाड़ जो है वो ठंडा रखता है क्या ग्रीष्म ऋतु में, नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करो। और वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, क्या यही कारण मेजर है, मेजर कारण नहीं, मुख्य कारण नहीं है, आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो ए आंसर आएगा, बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करता है। अब वही बात है कि अवदाब क्या है सर, अवदाब मतलब होता है गर्त, गर्त मतलब मैंने बताया था इंग्लिश में डिप्रेशन। ठीक है, ये जो नाम होता है ना गर्त, इसकी इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो यही डिप्रेशन या गर्त कन्वर्ट होता है साइक्लोन में। किसमें कन्वर्ट होता है, साइक्लोन में। साइक्लोन का जो केंद्र रहता है ना, साइक्लोन का जो केंद्र रहता है वो लो प्रेशर एरिया होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वहां पर प्रेशर कम होता है। इससे क्या होता है, आसपास की हवाएं आकर वो अंदर की तरफ घुसने का प्रयास करती है। तो ध्यान रखना, मान लो ये चक्रवात है, ये ऐसा चक्रवात है, तो इसके केंद्र में लो प्रेशर होगा और इसके सरकमफेरेंस में, इसके बाहर में हाई प्रेशर होगा। तो ऑब्वियसली पता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा जाने की प्रयास करेगा और ये चक्रवात का रूप ले लेता है। अब ये हो गया चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न, किधर तरफ भागेगा, ये उधर तरफ भागेगा जहां गर्मी ज्यादा है। समझ में आ रही बात। तो इसको बोलते हैं अवदाब, मतलब एक तरीके का साइक्लोन के जस्ट पहले वाली सिचुएशन, इसी से साइक्लोन बनता है फिर। स्पष्ट है, बाइलिंगुअल लाएं। अब देखो इसमें जो भी चीजें इंग्लिश में बताने की है वो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखेंगे फिर उसको ऑप्शन भी देंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, और वो बता भी रहा हूँ मैं। ठीक है, गर्द को बता दिया क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं। अवदाब जिसको हिंदी में भी बोल रहे हैं, साइक्लोन बोल रहा है, मैं एकदम से उसको बवंडर या क्या बोलते हैं, चक्रवात, सॉरी बवंडर नहीं, चक्रवात तो कह ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उसको साइक्लोन भी तो बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बताऊंगा, डोंट वरी। सीजीपीएससी अब संशोधित आंसर देना बंद कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है। ठीक है, कौन कह रहा है ये, पंकज नीरज वर्मा। ठीक है भाई साहब, अभी क्या हो गया ना कि वो मॉडिफाइड आंसर मतलब अमेंडमेंट आंसर देना बंद कर दिया, डायरेक्ट
आपका आंसर की जारी करेगा, दावा पत्ती से बुला भी लेता है क्वेश्चन, पैसे भी ले लेता है और डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देता है। चलिए, छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर, डेली हीट ग्रेडियंट, इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब तापमान में जो अंतर होता है उसको हीट ग्रेडियंट बोलते हैं। तो डेली हीट ग्रेडियंट जो है वो कौन से महीने में हमको देखने को मिलता है, समझिए है क्या। डेली हीट ग्रेडियंट या दैनिक तापांतर मतलब दिन के और रात के तापमान में अंतर ज्यादा, ठीक है। दिन के तापमान और रात के तापमान में अंतर ज्यादा, इसको बोल रहा है दैनिक तापांतर किस महीने में अधिक होता है। मतलब कब दिन का तापमान ज्यादा और रात का तापमान कम दिखाई देता है, तो ये अंतर ही होगा ना। जैसे मान लेते दिन का टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया 38 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर पहुंच गया तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस। ये तकरीबन कौन से महीने में देखने को मिलता है ऐसा सिचुएशन, देखो 18 डिग्री का अंतर आ रहा है। वहीं गर्मी में बात करें, दिन का तापमान होता है 45 डिग्री और रात का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कम हुआ तो 35 डिग्री तक कम होता है, उससे कम नहीं होता। कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया अंतर। तो कौन ज्यादा है अंतर में अभी भी ये ज्यादा है। ठंडी की बात करें तो ठंडी में अगर रात का तापमान पहुंचता है 10 डिग्री सेल्सियस तो दिन में भी ज्यादा से ज्यादा पहुंच के 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अभी भी अंतर कितना आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आपको कहां देखने को मिलेगी, कौन से महीने में देखने को मिलेगी, मार्च महीने में देखने को मिलेगी। गर्मी में और ठंडी में डेली हीट ग्रेडियंट आपको तापांतर जो है वो कम देखने को मिलेगा, जबकि जो ट्रांजिशन फेज रहेगा, ठीक है, ट्रांजिशन फेज जो रहेगा उसमें आपको तापांतर ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब मार्च महीना गर्मी शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु जब आ रही होती है। एकदम क्लियर है, आंसर आएगा मार्च। एक बात और समझिए, क्या समुद्र से दूरी पर्वतों की स्थिति भी तापांतर को प्रभावित करती है? बिल्कुल। जो क्षेत्र पर्वत के पास होगा, मतलब थोड़े बड़े पर्वत की बात कर रहा हूँ, कोई थोड़ी मोटी चोटी, मतलब एक आध चोटी है उस क्षेत्र में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। जो क्षेत्र पर्वत श्रेणी के पास होगा वहां पर भी दैनिक तापांतर या पूरे वर्ष भर का तापांतर, पूरे ईयरली जो ग्रेडियंट है वो कम देखने को मिलते हैं। मतलब दिन और रात का तापमान में कम अंतर और साथ ही साथ पूरे वर्ष भर के तापमान में कम अंतर। वैसे ही समुद्र के पास वाले क्षेत्रों के साथ भी होता है। कोई क्षेत्र अगर समुद्र के पास है तो पूरे वर्ष भर का तापांतर कम देखने को मिलता है, मतलब वहां पर लगभग एक जैसा तापमान होता है और दैनिक तापांतर भी कम होता है। लेकिन रेत वाली जगह की बात करें, जहां रेगिस्तान है, वहां तापांतर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दिन का तापमान बहुत ज्यादा, रात का तापमान बहुत कम। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है केमिस्ट्री, मतलब वहां पर जो मटेरियल पाए जा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट की बात हो जाती है, विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पानी की अलग, रेत की अलग और पर्वत श्रेणी, मतलब वहां पर वृक्ष और हरियाली की बात अलग। तो ध्यान रखिए, जहां पर्वत श्रेणियां हैं जैसे हिमालय क्षेत्र, जहां समुद्र है जैसे बंबई वाला क्षेत्र या कोई भी कोस्टल एरिया ले लो, वहां वर्ष भर का तापांतर या दैनिक तापांतर कम देखने को मिलेगा। लेकिन जहां रेत है या जहां जमीन है बहुत ज्यादा, मैदानी क्षेत्र है, वहां वर्ष भर का भी तापांतर ज्यादा है और दैनिक तापांतर भी ज्यादा है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? रायपुर जिले से कितने जिले की सीमा लगी हुई है बताइए। चलिए, सैंड से जो हीट निकलता है वो रीजन नहीं होता, वो स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, जैसे कि मैंने बताया ना, उसकी बात होती है। वही रेत के साथ क्या है, जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडा होता है, ये रिलेटेड होता है सीधा सीधा स्पेसिफिक हीट से, ठीक है। क्लियर, चलो, रायपुर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, मतलब रायपुर से कितने जिले अन्य लगते हैं ये बताना है, कितने काउंट करके। अब यहाँ पर 6-7 में लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 6, कुछ लोग बोल रहे हैं 7, ठीक है, कुछ लोग 1 भी बोल रहे हैं। जल्दी बोलिए। अब यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहा है यहाँ पर, मतलब दुविधा, अच्छे से रिवीजन नहीं हो रहा है, फिर मतलब मैप की एनालिसिस करनी है आपको, ध्यान से देखिएगा। और चूंकि कुछ कुछ जिले जो है वो फेमस है, कैसे, रायपुर है राजधानी तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा जिला पता होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों को स्पर्श करता है, जैसे बलौदा बाजार। अरे यार, आ गया क्वेश्चन, मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं।
ध्यान रखिएगा, यहां पर आंसर आएगा सी, 6 जिलों को लगता है। ठीक है, जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका सही है, अपने आप में खुश हो जाइए, बहुत बढ़िया। अगर नाम लें तो क्या होगा, देखो दुर्ग, उसके पास में लगा हुआ धमतरी, धमतरी के अलावा बोलो महासमुंद, महासमुंद से लगा हुआ गरियाबंद, ठीक है, बलौदा बाजार और बेमेतरा। ठीक है, ये सारे 6 के 6 जिलों का नाम मैंने बता दिया, देख लो। ये सभी 6 के 6 जिले रायपुर के जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। आंसर आएगा 6। हाँ बिल्कुल, लक्की ने बता दिए एकदम, 6 के 6 नाम बता दिए मेरे साथ साथ, बहुत बढ़िया लक्की। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से मैकल श्रेणी पर्वत का भाग कौन सा जिला नहीं है? मतलब कौन सा जिला मैकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बिल्कुल बोलो। यहां पर धकाधक आंसर आ रहा है और प्रीति कुमारी जी, प्रीति कर्माकर जी जो है एकदम फटाफट जवाब देते जा रही हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर लगभग ज़्यादातर लोगों का आंसर सही है, लेकिन कुछ लोग डी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी भी आंसर कर रहे हैं, तो डी नहीं होगा भैया, आंसर होगा सी, रायगढ़। ठीक है, मैकल श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव तो आता ही आता है, कवर्धा तो आता ही आता है, हो सकता है आपको बिलासपुर में डाउट हो, लेकिन कवर्धा और राजनांदगांव के जस्ट राइट साइड में जो आएगा वो आएगा बिलासपुर। ठीक है, क्लियर? तो मतलब ये सारे क्षेत्र मैकल श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रायगढ़, ये मैकल के अंतर्गत नहीं आता। बात सही है, क्लियर है? आंसर यहां पर आएगा सी, रायगढ़। आज थोड़ा मजा आ रहा है क्या? यहां पर मुझे अब आंसर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मतलब यहां दुविधा वाली स्थिति शुरू हो गई है आप लोगों के साथ। तो इसी उद्देश्य से फिर हम लेके आए हैं यही एमसीक्यू सीरीज, जो हमारा पूरा प्रीलिम्स तक चलेगा और सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है क्या? अगर किसी को डिटेल में, जैसा कि मैं बताया, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में इंडिविजुअल कोर्स भी लाते हैं, एक साथ कंबाइंड कोर्स भी लाए हुए हैं। सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर दे दिया, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आंसर आएगा बलौदा बाजार। ठीक है, 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, 7 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? ठीक, चलिए, बलौदा बाजार सबसे ज्यादा 7 जिलों को स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा, काउंट भी। ओके, सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला बलौदा बाजार, रायपुर 6 जिला। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें वर्णित मिलता है? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला कौन से सोर्स से हमको प्राप्त होता है? इसकी जानकारी कौन से पौराणिक साक्ष्य से? मतलब बिल्कुल, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वायु पुराण आंसर है, वायु पुराण आंसर है। और अगर युग की बात करूं, कौन से युग में, तो युग आएगा सतयुग। ठीक है, अगर पूछ ले कि नीलोत्पला कौन से युग में बोला गया महानदी को, तो सतयुग आएगा। और सतयुग के अलावा अगर पूछ दिया कि सोर्स कौन सा है, तो वायु पुराण। ठीक है, उसके अलावा महानदी के अन्य नाम बताइए। तो महानदी का अन्य नाम एक आपको पता है, चित्रोत्पला भी है, चित्रोत्पला भी है। ये किस में पता चलता है सर? ये पता चलता है स्कंद पुराण में, ये पता चलता है स्कंद पुराण में। और युग की बात करूं तो द्वापर युग। ठीक है, एक अन्य नाम कनक नंदा भी है, कनक नंदा या कनक नंदिनी, ये प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऋषि तुल्य भी नाम है। क्या नाम है? ऋषि तुल्य। ठीक है, ऋषि तुल्य। और महानदी महानंदा, ये भी इसके नाम है। महानदी तो खैर दिख ही रहा, जानते ही।
ठीक, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, कभी भी एग्जाम में पूछ दे रेडी रहना है। चलो बताओ, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। डी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं डी ऑप्शन अलग से लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। डी ऑप्शन नीचे छुप गया है तो डी ऑप्शन शायद उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन में लिख रहा हूं। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, 1 मतलब ये अ ब स द के नीचे रहेगा रिस्पेक्टिवली, 1 2 3 4, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिया अलग से, बताइएगा आंसर। चलो नेक्स्ट, बोलो बोलो जल्दी। नदी को उसके उद्गम स्थल से मैच करना है, तो देखो मनियारी नदी का उद्गम हम पढ़ते हैं, आंसर आया कि भाई सी डी चल रहा है इधर, कुछ लोग डी कह रहे हैं। अब देखो ज्यादातर लोगों के आंसर आने बंद हो गए इधर। प्रीति जी डी कह रही है, दिलीप जी डी कह रहे हैं, प्रियंका पटेल सी, भूपेश वर्मा सी, तारा डी, साकेत सी, मिथिलेश सी, ममता सी, अब सी आ रहे हैं। अब एक डी बीच में हो रहा है, धीरज कुमार, लता, संध्या सब सी कह रहे हैं, ममता सी कह रही है, तो ज्यादातर सी, 60% सी, 40% डी चल रहा है इधर। अच्छा रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है, वाह। चलो देखते हैं रॉन्ग है कि क्या है, पहले देखो, हो सकता है कहीं रॉन्ग तो नहीं है, ये गड़बड़ है। देखो ये सी ऑप्शन गड़बड़ है, यहां पर ये 2 आएगा ना, 2 ऑप्शन 3 3 दे दिए ना, इधर भी 3 दिया, इधर भी 1, मतलब इधर भी 3 इधर भी 3, इसको 2 कर लेना, इसको 2 कर लेना, द ऑप्शन 2 कर लेना भाई। हाँ हाँ मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट है, मैं क्या कह रहा हूं, ये डी ऑप्शन को, द वाला ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन सी के अंतर्गत आने वाला द ऑप्शन के नीचे इसको 2 करना, क्या करना, 2 करना, 2। अब ठीक है, ठीक है, आंसर बताने से पहले मैंने करेक्ट कर दिया, क्लियर। यहां पर 3 लिखा गया था, यहां पर भी 3 लिखा गया था, इसको 2 कर लेना, मिस प्रिंट है। चलो बोलो, मनियारी नदी का उद्गम लोरमी के पठार से, ठीक है। ऑप्शन छोड़ो, मैच द कॉलम करो। खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ पहाड़ी, बालोद लेते हैं, अभी दुर्ग नहीं लेते, बालोद जिला लेते हैं। खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ पहाड़ी, ठीक। ईब नदी का उद्गम जशपुर के पंडरापाट से, ठीक है। और बचा एक शिवनाथ नदी, पाना बरस ले रहा है, लेकिन अभी आपको लेना है गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। तो ये जो है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, मतलब कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, इस कारण एज इट इज क्वेश्चन को उठा लिया गया है, तो ऐसे पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं आपको, समझ में आई बात, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हमने। तो अंबागढ़ का पाना बरस अब नहीं लेना है, अब क्या लेना है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली लेना है, शिवनाथ को। तो फिर भी इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो अ ब स द में देखो यहां पर आपको मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन दिखेगा, सी दिखेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, ऑप्शन में यहां पर गड़बड़ी है दिख रहा है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिएगा और इसके हिसाब से जो मैच कर रहा है वो सी दिख रहा है, क्लियर। आगे बढ़े, यहां पर एक्चुअली ABCD होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है, क्या है, अवरोही क्रम, इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा है वो सबसे पहले रहेगा इस क्रम में, बताइएगा। चलिए, तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल, और सबकी लंबाई कंठस्थ भी याद होनी चाहिए, बिल्कुल आंसर बी करेक्ट है। शिवनाथ की लंबाई की बात करूं तो कितनी है, ये बोलो, शिवनाथ की लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर। इंद्रावती की लंबाई है 264 किलोमीटर। मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर और रिहंद की लंबाई है 145 किलोमीटर, ठीक है। और सब नदियों की लंबाई की बात करें तो देखो कोटरी या कोटरी अभी एकदम से क्यों आ रहे हैं, पहले हसदेव की बात करते हैं, शबरी की बात करते हैं। हसदेव की लंबाई है 176 किलोमीटर,
शबरी की लंबाई है 173 किलोमीटर, ठीक है। कोटरी की 135 किलोमीटर। कोटरी के साथ एक लीलागर आती है, लीलागर नदी की लंबाई भी कोटरी के बराबर है 135 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा मनियारी नदी है एक, मनियारी की लंबाई है 134 किलोमीटर। ये सारे कंठस्थ आपको होने चाहिए, ठीक है क्या। ये सारी अरपा नदी 100 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। अरपा नदी 100 किलोमीटर लंबाई, ये सारी कंठस्थ होने चाहिए आपको। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से कौन सा महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है? सीमावर्ती नहीं, सॉरी, समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। और जमाना कैसे है? दक्षिण से उत्तर। मतलब महानदी का जो क्षेत्र है, प्रवाही क्षेत्र, उसमें कौन सा क्षेत्र दक्षिण में आ रहा है, फिर दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ हमको बढ़ना है। बात समझ में आई? महानदी का प्रवाही क्षेत्र देखना है, कौन सा क्षेत्र महानदी के प्रवाह क्षेत्र में पहले दक्षिण में आ रहा है, फिर ऐसा होते होते उत्तर की तरफ जा रहा है। मतलब सीधा इन क्षेत्रों को, जो महानदी प्रवाही क्षेत्र है, दक्षिण से उत्तर जमाना है, साउथ से नॉर्थ जमाना है। चलो बोलो। बहुत इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हैं भाई, वाकई में बहुत सही, बिल्कुल। चलो नाम ले देते हैं, नाम ले देते हैं भाई। रेवेंद्र, विनीता, केशव, लता, प्रीति, धीरज, मिथिलेश, आरती, ये सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। मतलब हर वीक आते हैं एमसीक्यू करने। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो आपसे आग्रह है, हर शनिवार शाम को 7 बजे लाइव अटेंड करने पहुंचो। लाइव का अलग महत्व है, क्योंकि जब आप लाइव पार्टिसिपेट करते हो ना, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ और नहीं हो सकता। और इसी पर्पज से लाइव लेके आते हैं और फिर बाद में चैनल पे रिकॉर्डेड भी दे देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी का आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले आप देखोगे राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत, फिर सिरपुर चला जाता है महासमुंद, उसके बाद पलारी बलौदा बाजार, फिर शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, ठीक है। क्लियर? तो आंसर आएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। रिहन नदी का उद्गम स्थल बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के लेवल अभी बढ़ाएंगे ना, रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। देखते हैं आगामी वीक में। रिहन नदी का उद्गम बताना है आपको, बोलो। बिल्कुल करेक्ट है, अंबिकापुर का मतरिंगा की पहाड़ी रिहन नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। रिहन नदी का उद्गम, ध्यान रख लो, अंबिकापुर की मतरिंगा पहाड़ी। अब देखो, हर एक नदी का इंडिविजुअल उद्गम स्थल याद करने में हमको तकलीफ जाती है। तो जब आप ऐसे एमसीक्यू सीरीज करने लग जाते हो ना, तो दिमाग में वो छप जाता है, हमको याद रहेगा। अब सर ने बताया था रिहन नदी, एमसीक्यू करवाया था, उसमें बताया था मतरिंगा की पहाड़ी, छोरी मतरिंगा की पहाड़ी अंबिकापुर से उद्गम है रिहन नदी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इब नदी का उद्गम पूछ रहा है। ये सब पर्पस देने का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना है कि वो आपको याद हो जाए। यहाँ पर हो सकता है कि अब डायरेक्ट उद्गम स्थल सीजीपीएससी या कोई भी व्यापम वगैरह पूछना कम कर दिया है, लेकिन कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी गुंजाइश तो हम नकार नहीं सकते। मेरा पर्पस यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देने का सिर्फ इतना है कि वो आपको याद हो जाए, क्योंकि ऐसे हम याद करने बैठते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है कि नहीं। बोलो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है बी, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट। ये तो मैच द कॉलम में भी देखा था, लेकिन पहाड़ी का नाम उसमें नहीं था, उसमें था सिर्फ पंडरा पाट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर पहाड़ी का नाम है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट के अंतर्गत इब नदी का उद्गम। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। चलिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं भाई। इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है? नदी है इंद्रावती नदी, बोध घाट पहाड़ी के निकलने के बाद, बोध घाट पहाड़ी से निकलने के बाद या उससे गिरने के बाद कौन से झरने का निर्माण करती है? फिर यहां पर ए सी बी, मतलब चारों ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, इधर चारों ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं सी। अब मुझे पता था ये क्वेश्चन आपका गलत होगा,
चित्रकूट जलप्रपात नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती नदी एक और जलप्रपात का निर्माण करती है जब वो बोध घाट पहाड़ी से गिरती है, ठीक है, और वो होता है सात धारा जलप्रपात। क्या होता है? सात धारा जलप्रपात। आंसर आएगा ए। बहुत से कम लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन ए, जिसमें से है राजेश्वरी, प्रियंका, गायत्री, संध्या, ठीक है, नकुल। इन सभी लोगों ने ए बोला। अभिषेक, विनीता, आरती। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है, बहुत बहुत बधाई, आपका रिवीजन सही डायरेक्शन में जा रहा है। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात भी बनाती है, लेकिन आपको बोल दिया बोध घाट पहाड़ी से गिरने के बाद सात धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, बिल्कुल। सात धारा जलप्रपात, अलग अलग सात धाराएं देखे थे, शिव धारा, शिव चित्र धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, ऐसा सब था ना, अलग अलग सातों नाम थे। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इंद्रावती का प्राचीन नाम, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्लियर है क्या? इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम बताइए। यहां पर शायद किसी को कोई दुविधा नहीं जाने वाली है, यहां पर शायद किसी को कोई दुविधा नहीं जाने वाली है। आंसर आएगा मंदाकिनी नदी, आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का एमसीक्यू सेशन। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, आप अपना रिवीजन जारी रखिए। नेक्स्ट वीक टारगेट मैं आपको दूंगा अगले एमसीक्यू के लिए, नेक्स्ट वीक टारगेट, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जो कोर्स परचेज किए हैं वो भी और जो चैनल पे देख रहे हैं वो भी, नेक्स्ट वीक टारगेट फिर से हम अपवाह को देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अपवाह देखने के बाद मैं यहां पर आपके भूगोल के सारे टॉपिक फिर से लेकर आऊंगा, मतलब भूगोल पूरा पूरा। अभी तक हम पार्ट वाइज चल रहे थे, अभी पूरा पूरा अपवाह भी आ जाएगा। अब अपवाह के साथ साथ जो सिंचाई का क्षेत्र है जिसमें हम परियोजना देखे थे, परियोजना वाला पोर्शन, ये भी आपका ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो मेन अपवाह को पूरा तैयार करना है सिंचाई परियोजना के साथ साथ, और उसके साथ सारे भूगोल के कुछ भी प्रश्न ऐड कर दूंगा। तो आपका टारगेट मतलब एक तरीके से संपूर्ण भूगोल है, ठीक है, ओके। जलप्रपात भी बिल्कुल, ठीक है, जलप्रपात भी करने आपको, ये नेक्स्ट वीक का टारगेट है आप सभी को। क्लियर है क्या? अब एक बात और फिर से बताऊंगा, एवरी सैटरडे, ध्यान से सुन लो, मैं लाइव शो की बात कर रहा हूं, लाइव एमसीक्यू शो, ध्यान रखिए, लाइव एमसीक्यू शो की बात कर रहा हूं। एवरी सैटरडे 7 PM ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। आजाद CGPSC एकेडमी लाइव एमसीक्यू सीरीज हर हफ्ते शनिवार शाम को 7 बजे, ठीक है, ये आपको मिलेगा। जो सैटरडे नाइट मनाने नहीं जानते वो सैटरडे एमसीक्यू मनाने यहाँ आइए। क्लियर है? एक बात और, 3 सीरीज चल रही है, CSET 599 रुपये में कंप्लीट, सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज 2.0 पूरा थ्योरेटिकली सब कुछ कवर करा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वो है प्राइस 799। सभी विषय एक साथ जिसमें समस्त विषय आपको मिलेंगे लाइव रिकॉर्डेड दोनों, वो है 2599, जिसका नाम है संयुक्त समन्वित सीरीज। ये सारे आपको हमारे आजाद CGPSC एकेडमी यूट्यूब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में प्राप्त होगा, ठीक है। अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।